हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग 12th का चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अभी लास्ट हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया है। तो 12th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन। तो हम लोग वही से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर क्या है? हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। चलिए टोटल ओवरऑल यदि ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें हमारा 7 चैप्टर एनसीईआरटी मेंशन किया है। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर है हमारा। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमको। तो बेसिकली देखो, जो भी हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, चाहे जो भी चैप्टर 1 2 3 4 जो पढ़ते चलेंगे हम लोग, तो उसमें सारा का जो भी नेमिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बेसिक में दे दिया है। और उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो उसको हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग सारा का कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये हैलो अल्केन और हैलो एरिन का मतलब क्या हुआ। तो अगर हम बात करते हैं कि हैलो, तो ये हैलो का मतलब होता है हैलोजन। आप हैलोजन का मतलब समझ रहे हो, एक्स, जिसमें बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आते हैं, आयोडीन आते हैं। और ये जो एल्केन की बात करते हैं और एरीन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। अर्थात यदि देखा जाए तो हैलो मीन्स हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएंगे। और एल्केन या एरिन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अर्थात इन शॉर्ट यदि बोला जाए तो जो हैलोजन अर्थात हक्कलबरी हाइलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन या हैलो एरिन बोलते हैं। तो सिंपल यही समझोगे कि जो भी हाइलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन तो आप पढ़ चुके हो बेसिक में, जिसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का कॉन्सेप्ट आया था। तो हाइलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन को ही हैलो एल्केन या हैलो एरिन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने बोला कि जो हाइलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी को हैलो एरिन और हैलो एल्केन बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ ये हाइड्रोकार्बन का। ऐसे तो मैंने बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे उसमें किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि जो अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, ध्यान से लेक्चर देखते चलिएगा। तो हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम बोलेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, और दूसरा हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। और एलिफैटिक को हम लोग 2 टाइप में बांटे थे। एक को बोला गया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए जो लेक्चर हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे थे, फर्स्ट लेक्चर हमारा जो था, वहां पे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है बेसिकली हम लोग एलिफैटिक पे डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे बात आती है, इसीलिए हमने फिर से एक बार रिकॉल कर दिया आपको। एलिफैटिक एक सैचुरेटेड और दूसरा हमारा आपको याद होगा तो सर जी, चलिए सही बात है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब वहां पे आपने पढ़ा भी होगा कि अगर आप सैचुरेटेड की बात करते हो तो सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें बेसिकली क्या आते थे, एल्केन आते थे। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करते हो तो इसमें डबल बॉन्ड या क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते थे, सॉरी, एल्कीन बोलते थे, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते थे एल्काइन बोलते थे। यही था ना। अब यहाँ पे मैं लिख दूं कि एल्केन है तो इसमें कार्बन कार्बन, ऑल कार्बन है सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या आता था, डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
इसका यदि बात करते थे जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। इसका क्या था, CnH2n, और इसका था हमारा CnH2n-2। ठीक है। अब इसके बाद यदि बात करते हो, जैसे कि इसमें एक आध फॉर्मूला ले लें, तो इसमें बोलते थे CH4, इसको मीथेन बोल सकते हैं। इसमें बोलते हैं C2H4, दोगुना हाइड्रोजन इथीन हो गया। इसमें बोल सकते हो C3H, दोगुना से दो कम तो 3 दूनी 6, 4, ये हमारा क्या हो गया, 3 कार्बन, तो प्रोपाइन हो गया। ये हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर आप देख रहे हो, तो वहां पे आप फर्स्ट लेक्चर जाकर के प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा, तो ज्यादा क्लियरेंस होगा। ठीक है। तो ये हम पहले कर चुके हैं, जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये एरोमेटिक क्या है सर, वहां पे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सिंपल पहचानने का है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हकल साहब, और उन्हीं ने इसके बारे में पता लगाया था। तो इन शॉर्ट यदि बोला जाए कि जो हकल्स रूल का पालन करेगा वही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब ये बात आती है कि सर ये हकल्स रूल क्या होगा, तो हकल्स रूल कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कंपाउंड में है तो वो हमारा क्या होता है, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। जहां पे यदि देखा जाए कि n क्या है, तो n बराबर 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा हो सकता है। बात आती है कि यहाँ पे भी n है, तो यहाँ n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ कार्बन। ये n और ये n सेम नहीं समझोगे। यहाँ पे n 0 से शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ का नंबर ऑफ कार्बन, तक एटलीस्ट कार्बन की संख्या तो 1 होती थी, तो दोनों को सेम नहीं है समझ लेना। तो ये हकल्स रूल का पालन करेगा वही एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और भी इसका कंडीशन है जो हमने 11th में आपको बताया होगा, जैसे कि कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए था, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंपाउंड हमारा एक ही प्लेन में होना चाहिए, यही था ना। तीसरा हमारा कंपाउंड कंजुगेशन प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, और उसके साथ हकल्स रूल होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन था एरोमेटिक चेक करने का, एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने का। तो उतना हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस एक जैसे कि मैं बात करता हूँ बेंजीन, समझ लेते हैं कि एरोमेटिक, इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लगभग कंपाउंड इसी का आना है। तो एरोमेटिक का यदि देखोगे बेंजीन की एरोमेटिक है कि नहीं है, तो बेंजीन आई थिंक ऐसा ही होता है। अगर मैं बोल दूं कि इसमें बताइए हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो देखो तो डबल बॉन्ड, तो इसमें एक सिग्मा होगा, एगो पाई होगा, सिग्मा होगा, पाई होगा, सिग्मा होगा, पाई होगा। एक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे टोटल यदि मैं बोलूं कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब चेक करना है कि ये हकल्स रूल पे फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो मैं यहाँ पे कर दूं साइड में कि जैसे कि मैं बात करूं कि सर यदि यहाँ पे n का वैल्यू 0 से रखते हैं, तो n बराबर 0 रखा जाए, तो देखो तो 4n0, तो 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 0 अर्थात 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n बराबर 1 रखा जाए तो पुट कीजिए, तो 4 × n के वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार, 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना 4 × 1 = 1 + 2 कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो वो तो क्या है, यही तो आ रहा है। तो ऐसे ही चेक करना है कि यदि किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो हकल्स रूल पे फिट बैठ रहा है, तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो बात आती है कि सर ये आप एलिफैटिक एरोमेटिक पे इतना डिस्कस क्यों कर रहे हो, तो ये तो पहले कर दिया गया, एरोमेटिक हमने यहाँ पे आपको समझाया। अब जैसे कि बोल रहे थे हम हैलो अल्केन और हैलो एरिन की हाइलोजन डेरिवेटिव, यही बोला ना हमने कि हाइलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोजन का जो व्युत्पन्न होगा हाइड्रोकार्बन में
वही हमारा हैलो अल्केन होगा। तो जो हैलो एल्केन होंगे, देखो नाम ही आ रहा है एल्केन, तो एल्केन कहने का मतलब क्या होता है कि लाइक एग्जाम्पल ले लें CH4, ठीक है, ये मीथेन है, एल्केन ग्रुप है। तो यहां से हाइड्रोजन को कि किसी भी एल्केन में यदि उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कोई भी हाइड्रोजन आ जाए, अब हाइड्रोजन मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, यही है ना हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कोई भी हैलोजन ग्रुप आ जाते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, हैलो अल्केन। बात समझ में आ रही है? और भी एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक CH3। अब ये CH3 तो इथेन होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो CH2 लाइक हाइड्रोजन में ये ले लिया, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, हैलो अल्केन। बात बुझा रही है कि एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कोई भी हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, हैलो अल्केन कहलाएगा, ठीक है। अब यही आप बोल सकते हो कि सर जो आप बोल रहे हो कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, तो इसी को तो शायद हम अल्काइल बोलते हैं, यही है ना जी। तो डायरेक्टली भी आप सोच सकते हो कि यदि अल्काइल से कोई भी हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाता है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, हैलो अल्केन कहलाएगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी सारा तो समझना ही है हमें आगे। नेक्स्ट यदि मैं बोलूं कि ये तो आप समझिए कि हैलो अल्केन कैसे होगा सर। अब हैलो एरीन की बात करते हैं, तो हैलो एरीन कहता है कि जब बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन है, आप जानते हो कि बेंजीन के हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो जब बेंजीन रिंग से किसी भी हाइड्रोजन को, मैं मान लेता हूं इस हाइड्रोजन को, रिप्लेस कर कोई हाइड्रोजन अटैच हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एरीन बोलेंगे। बात पल्ले पड़ रही है बालक? जब एल्केन से रिप्लेस करे कोई भी हाइड्रोजन तो हैलो अल्केन कहलाएगा, अब बेंजीन रिंग से अटैच करे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हैलो एरीन कहलाएगा। अब इसी को बेंजीन रिंग है तो हैलो एरीन बोलिए, या इसी को हैलो बेंजीन भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा बेसिक हुआ कि हैलो अल्केन और हैलो एरीन कैसे पहचानेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना में कोई दिक्कत? सिंपल, अभी हमने हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया, ये एलिफैटिक हम बेसिक में कर चुके हैं। बात आई एरोमेटिक का, तो एरोमेटिक का एक ही फंडा याद रखना है, जो हक्कल्स रूल फॉलो करता है वो एरोमेटिक होते हैं। इसके साथ साथ ये कंडीशन भी है, आप 11th में पढ़ चुके होंगे कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेयर में होना चाहिए, कंजुगेशन शो करना चाहिए। जैसे कि बेंजीन की बात किया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि हक्कल्स पे फिट बैठता है, अर्थात एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात आया हैलो अल्केन हैलो एरीन, तो एल्केन से रिप्लेस करके हाइड्रोजन आए तो हैलो अल्केन, अब बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर हाइड्रोजन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। सॉरी, थोड़ा हो जाता है इधर उधर। बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करे तो वो हमारा क्या होगा, हैलो एरीन, या उसी को क्या बोल सकते हैं, हैलो बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, गाना गुनगुनाना तो होता रहेगा, है ना जी। तो अब बात करते हैं, ये तो आपने समझा कि हैलो अल्केन होते क्या। अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं क्लासिफिकेशन पर, कि अगर हैलो अल्केन और हैलो एरीन का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन इसका अलग अलग बेसिस पे किया गया है। तो फर्स्ट बेसिस जो हम लोग लेते हैं वो फर्स्ट बेसिस है वो नंबर ऑफ
नोट्स बनाते चलोगे, नंबर ऑफ हैलोजन अटैच, कि यदि कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं तो हैलोजन अटैच होते हैं, उसके आधार पे इसका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो पहला है जो मोनो हैलो एल्केन। अब बात है मोनो हैलो एल्केन, नाम में ही छुपा हुआ मोनो मतलब एक, अर्थात इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। जैसे इसको देख लो, इसको देख लो, तो ये सारा में देखोगे एक ही हाइड्रोजन अटैच है। तो जब एक हाइड्रोजन अटैच है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एल्केन। इसी के आधार पे एल्केन है तो एरीन में भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एरीन। तो मोनो हैलो एरीन, हैलो एरीन मैंने क्या बोला कि बेंजीन रिंग आना चाहिए। तो जब बेंजीन से, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलो एरीन। ऐसा भी हो सकता है, लो अंडा बना दिया, ये भी तो बेंजीन है। तो चाहे तो वो एल्केन में बात करो, चाहे तो वो हैलो एरीन में बात करो, जब एक एक हाइड्रोजन अटैच है तो उसको मोनो हैलो एरीन या मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, वो देखो ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, चलिए दूसरा बोलोगे, दूसरा हमारा है डाई हैलो एल्केन। अब तो पता चल रहा होगा सर जी, मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो, अर्थात यहाँ पे जो अटैच होंगे वो कितने होंगे, दो हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लें CH3 CH, अब इसी से दो हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऐसा कुछ। तो देखो तो दो हाइड्रोजन अटैच है तो क्या कहलाएगा, डाई हैलो एल्केन। और हो सकता है CH2 इसी को लो, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन अटैच है तो इसको भी क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेमिंग का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ध्यान से, कि जब डाई हैलो एल्केन में एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच हो उसको हम लोग जेमिनल, ध्यान से, क्या, जेमिनल डाई हाइलाइट। एक कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच हो उसको हम लोग जेमिनल डाई हाइलाइट बोलते हैं, या इसी को जेम डाई हाइलाइट भी बोल सकते हो। बात बुझाया। अब यहाँ पे देखो, क्या इसको जेमिनल या जेम बोल सकते हैं, नहीं सर, क्योंकि एक कार्बन से अटैच नहीं है। तो जब दो लगातार कार्बन हो और उससे दोनों हाइड्रोजन अटैच हो तो इसका भी एक कॉमन नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाई हाइलाइट, या इसी को बोल सकते हो विस डाई हाइलाइट। क्लियर है, बाकी कुछ ऐसा नहीं। इसका बस से कॉमन नेम दे दिया गया कि एक से अटैच डबल हो तो जेमिनल बोलोगे या जेम, और दो लगातार से हाइड्रोजन अटैच हो उसको विसिनल या विस। ये दोनों का दोनों कैसा है, डाई हैलो एल्केन। इसी टाइप से हो सकता है हमारा किसमें, मोनो हैलो एरीन, तो यहाँ पे डाई हैलो एरीन भी हो सकता है। तो डाई हैलो एरीन में अगर एग्जांपल देखा जाए तो देख लीजिए भाई एग्जांपल, तो बेंजीन है, अब दोनों को हटा दे करके कोई भी हाइड्रोजन आ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलो एरीन। तो जब एक मतलब बेंजीन रिंग से डबल हाइड्रोजन अटैच हो उसको हम लोग डाई हैलो एरीन, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा जो है वो हमारा है ट्राई हैलो एल्केन। तो देखो फिर नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ट्राई मतलब तीन, तो यहाँ पे CH2 CH CH2, अब लाइक Cl Cl Cn, ये भी एक हैलो एल्केन है।
यहाँ पे हैलोजन की संख्या कितनी है, 3 है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन हो जाएगा। कुछ है सर इसमें क्या रखा है, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। अब इसी में अगर बात करते हैं तो मोनो ट्राई हैलो एरीन भी हो सकता है। ट्राई हैलो एरीन में तो बात बुझा रही होगी अब कि लो न सर 3 को हटा दो, 3 को जोड़ दो, हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। तो इसी तरीके से बोलोगे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, तो पॉली आ जाएगा। तो ये सिंपल अगर क्लासिफिकेशन की बात करें बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैक, तो जनरली 3 में बांट सकते हो, मोनो डाई ट्राई। मोनो मीन्स एक, सिंपल, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन अटैच हो तो मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरीन, 2 हाइड्रोजन अटैच हो तो डाई हैलो एल्केन या डाई हैलो एरीन। बस यहाँ पे एल्केन में थोड़ा सा ये दोनों को ध्यान में रखना है कि एक कार्बन से दोनों हो तो जिमिनल या जिम, और 2 लगातार से आ रहा है तो उसको बिसिनल या बिस बोलेंगे। बाकी सबका वही फंडा है, 3 हो तो ट्राई हैलो एल्केन या ट्राई हैलो एरीन। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच किया था। अब थोड़ा सा सेकेंड बेसिस पे देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए, उतना कंप्लीट है। अब बात कर लेते हैं मोनो हैलो एल्केन का। यही चैप्टर में बेसिकली ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा क्या इसी के बारे में डिस्कस ही करना है, मोनो हैलो एल्केन। तो मोनो हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन करना है बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो मोनो हैलो एल्केन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं कर देता हूं इसको, मोनो हैलो एल्केन। तो मोनो हैलो एल्केन के आधार पे यह 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो एल्केन, और दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो एल्केन। ये जो भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन किसका बेसिकली करना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पे विचार करना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करके हाइड्रोजन में भी हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने लग जाना, नहीं, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे विचार करेंगे। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मोनो हैलो एल्केन होते हैं इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहला को बोला जाता है एल्काइल हैलाइड। जैसे कि देखो ना, ये जो हैलो एल्केन बोल रहे थे CH3Cl, अब इसको हम हैलो एल्केन बोल रहे थे, तो इसी को मिथाइल नेमिंग आप पढ़ चुके हो, तो मिथाइल क्लोराइड भी तो बोल सकते हो। अब जैसे जनरल टर्म में तो CH3X, तो इसको क्या, या इसी को बोल सकते हो RX, तो RX का अल्काइल हाइलाइड, हाइड्रोजन से हाइलाइड ही आएगा ना। तो वही पहला sp3 में एल्काइल हाइलाइड। अब एल्काइल हाइलाइड की बात करते हो तो एल्काइल हाइलाइड देखा जाए तो क्या, जो जनरल है RX। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, देखो ध्यान से इसको ध्यान में रखोगे, ध्यान से इसको ध्यान में रखोगे, ये क्या बोल देते हैं, ध्यान से तो ध्यान में रखना ही है कि जब इसको हटा देते हैं, अगर देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन तो आप जानते हो कि कहीं पे सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई,
कहीं पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में बताओ एक सिग्मा और 2 पाई, सॉरी कंफ्यूज कर जाते हैं, मिस्टेक हो रहा है ना। कहीं पे सिंगल, तो सिंगल में ऑल सिग्मा, डबल में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होता है यार कभी कभी, जीवन होना ही। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, 4 बॉन्ड तो होगा नहीं कार्बन का। तो जब आपके पास 4 सिग्मा हो, एकदम मंत्र है, इसको ध्यान में रख लो, गांठ बांध लो कि 4 सिग्मा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा 1 पाई तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 सिग्मा 2 पाई तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। लगभग ऑर्गेनिक का जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका इसी रूल पे खत्म हो जाना है। ऐसे मैं हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर दूंगा आपको, बट इतना अभी के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड चेक करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं। तो एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे हम लोग, जैसे कि सी अल्काइल, तो HCl, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है ध्यान से, मैंने पहले ही बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का चेकआउट करना है। तो बताइए सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अर्थात तो बोल सकते हो ना कि सर जी सही बोला आपने, पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, सब sp3 का है। देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड, दूसरा इसमें देखोगे जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइल हैलाइड, पहला अल्काइल दूसरा अलाइल हैलाइड। तो अलाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, तो जैसे कि मैं लिख दूं आपको कि CH2 CH डबल बॉन्ड, फिर CH एक ये हैलोजन आ जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है इसको बोला जाता है एलाइल ग्रुप। आगे भी आना है, ध्यान रखना इसको कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH इधर हाइलोजन, जैसे कि इस पे कैसा रहेगा भाई, देख लो हाइलोजन के टर्म में CH2 डबल बॉन्ड, या सबको एक्सपैंड कर देते हैं, CH2 है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH और इधर CH और कोई भी हाइड्रोजन ले लो। अब हाइड्रोजन वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो देखिए तो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक, अर्थात ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो मोनो हैलोअल्केन है किसका है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसको एलाइल बोलने का मतलब क्या हुआ, तो ये कार्बन sp3, अगर इस कार्बन का देखो तो सिग्मा सिग्मा और डबल बॉन्ड एक सिग्मा 1 पाई, तो देखो तो इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, तो बोलोगे sp2। तो बात निकल गई पत्ते की कि यदि कोई मोनो हैलोअल्केन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलोअल्केन हो और उससे बगल में जो कार्बन हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, एलाइल ग्रुप कहलाता है। तो इसी पे बोल दो कि इसका sp3 है और इसका sp2 है, यही हमारा अलाइल ग्रुप होता है। बात समझ में आया। ये भी एलाइल हैलाइड भी किसका है, sp3 हाइब्रिड मोनो हैलोअल्केन है, बस फर्क यहाँ पे मतलब कि बात आई कि sp3 मोनो हैलोअल्केन होना चाहिए और उससे जुड़े कार्बन का sp2 होना चाहिए। ये बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत नहीं ना, नहीं ना जी। चलिए बढ़िया, बस उतना ध्यान रखो, काम बन जाएगा। तीसरा पे आ जाता है, sp3 दो देखा, अल्काइल हैलाइड और
एलाइल हैलाइड। एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये बेंजाइल हैलाइड, तो बेंजाल में मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूं कि बेंजाइल करने का मतलब लोग समझते हैं ना कि देख भाई ये हो गया ये बेंजीन, और बेंजीन से डायरेक्टली क्या अटैच रहेगा, हाइड्रोजन, इसको बेंजाइल हैलाइड बोल देते हैं। तो बताइए तो क्या ये हैलोल के मतलब बेंजाइल है? तो नहीं सर। बेंजाइल में यहाँ पे ध्यान रखना कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा कि बेंजीन से CH3 एक को रिप्लेस करके CH2 और इसके साथ हाइड्रोजन रहेगा। तो अगर इस CH2 को देखो तो H ऊपर भेज दो नीचे भेज दो, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका। तो सिग्मा 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 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। तो ये तीनों का तीनों, चाहे तो आप एल्काइल हैलाइड की बात करो, चाहे तो एलाइल हैलाइड की बात करो, चाहे तो बेंजाइल हैलाइड की बात करो, तीनों का तीनों हमारा sp हाइब्रिडाइज मोनोहेलो एल्केन। भेजा में भूसा या भूसा, भूसा या भूसा, भूसा या भूसा, अच्छा बन जाता कभी कभी। तो ये आपने देखा sp3 हाइब्रिडाइज मोनोहेलोएल्केन। यहाँ पे एलाइल, थोड़ा ध्यान देना कि हाइड्रोजन वाले कार्बन का sp3 और उसके जस्ट बगल में sp2 होना चाहिए। अल्काइल में तो सिंपल अल्काइल हाइलाइट हो गया, और बेंजाइल बेंजीन से एक कार्बन और उससे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। अब आ जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी 2 क्लास में बांट दिया गया है। इसको ऐसे कर देते हैं, पहला को बोला गया है बिनाइलिक हाइलाइट, यहाँ पे एलाइल या एलाइलिक भी बोल सकते थे। तो बिनाइलिक हाइलाइट, तो बिनाइलिक हाइलाइट क्या है, देखिए इसको इधर घूम जाते हैं। तो बिनाइलिक हाइलाइट कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइल ग्रुप। यहाँ पे था एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप में क्या था कि sp3 sp2। यहाँ पे चेक करोगे तो देखो तो एग्जांपल ले लेते हैं कि CH डबल बॉन्ड और CH हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए जल्दी से। तो सिग्मा 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 सॉरी डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, तो ये हो गया पाई। तो 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। तो जब देखो तो sp2 हाइब्रिडाइज का चल रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो जब हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, वो हमारा बिनाइलिक हाइलाइट होगा। ठीक है, चलिए एक और होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं एराइल हाइलाइट। तो उसको कहाँ पे कर दें बच्चा, एराइल हाइलाइट। तो एराइल हाइलाइट का मैं कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो कहाँ करना है, यहीं पे कर देते, इधर ही कर देते, चलो बन जाएगा हमारा। सेकेंड है जिसको बोला जाता है लो एराइल हाइलाइट। तो एराइल हाइलाइट किसको बोलेंगे, तो जब जो कंफ्यूजन यहाँ था वो वहां पे क्लियरेंस कि जब कभी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो वो हमारा एराइल हाइलाइट कहलाता है। तो बेंजीन रिंग, तो देखो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कार्बन है ना जी, तो सिग्मा डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई और इधर सिग्मा। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। तो ये मोनोहेलोएल्केनिया हैलोइरिन का एक मतलब बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे क्लासिफिकेशन कि sp3 में अल्काइल एलाइल बेंजाइल और sp2 में बिनाइल और एराइल। एराइल में ये थोड़ा कंफ्यूजन हो तो देख लो, दूर कर लो, कार्बन है क्लोरीन है
डबल बॉन्ड इधर है और सिंगल बॉन्ड इधर है, वही चिन्ह है। बाकी इधर कार्बन फिर इधर भी कार्बन है, बाकी जो का क्यों होगा, तो बाकी से तो मतलब है नहीं हमको। तो सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, तो यही आएगा ना इस पे, कंफ्यूजन नहीं ना। तो ये हमारा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हैलो अल्केन का क्लासिफिकेशन किया गया है, या पूछा जाए आपसे कि एलाइल ग्रुप एलाइल हाइलाइड, बिनाइल ग्रुप बिनाइलिक हाइलाइड, बेंजाइल हाइलाइड, एराइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए या पहचानिए कि कौन एराइल है, कौन बिनाइल है, कौन बेंजाइल है, कर सकते हो ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने जो क्लासिफिकेशन की बात थी वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं प्रकृति पे कि जो कार्बन हैलो अल्केन, कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो वो जो बंधन बनता है उनका नेचर बेसिकली क्या हो सकता है। तो विचार कर लेते हैं नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड कहने का मतलब ये बॉन्ड कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसका नेचर क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लिया जाए, कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और ये हाइड्रोजन हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम तथा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान काफी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैंने बोला कि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान काफी ज्यादा होता है, और जब काफी ज्यादा होगा तो इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होगा उस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचना चाहेगा, हाइड्रोजन खींचेगा। ध्यान से देखिए ना कि कार्बन का नेगेटिविटी से हाइड्रोजन का नेगेटिविटी का मान काफी ज्यादा है, और नेगेटिविटी क्या बतलाता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो जब इसके बीच बॉन्ड ज्यादा होगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, और यही खींचने के कारण जो बॉन्ड होते हैं वह बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। पोलर मतलब ध्रुवीय, और पोलर का मतलब हमने पहले आपको कहीं बताया होगा कि पोलर अर्थात पोल जो कि चार्ज को दर्शाता है, बॉन्ड पोलर हो जाते हैं और डाइपोल का निर्माण करता है। डाइपोल कहने का मतलब एक बनाएगा पॉजिटिव तो दूसरा बनाएगा नेगेटिव, डाइपोल ही हुआ ना। तो जैसे कि ये खींच रहा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, पास आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो समथिंग इस पे जो चार्जेस डेवलप होंगे वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। सम अमाउंट के लिए हम लोग डेल का प्रयोग करते हैं, और ये खींच रहा है तो इसके ऊपर जो चार्जेस डेवलप होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर पूछा जाए कि हैलो अल्केन में डाइपोल का फॉर्मेशन होता है क्यों, तो क्या बोलोगे, क्योंकि हैलो अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंसेस होते हैं, और कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान काफी ज्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिससे बॉन्ड पोलर हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डाइपोल का फॉर्मेशन। बात पल्ले पड़ी। तो ये हमने इसका नेगेटिविटी का चर्चा किया। अब इसी के आधार पे कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब यदि दे दिया जाए हाइड्रोजन 4 ही हो सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो मैं ले लूं CF CCl CBr और CI। अब बोला जाए कि किसके बीच बंधन
सबसे बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब एक ही वर्ग के तत्व हैं, यही है ना जी। कल वरी वर्ग 17 के तत्व हैं। तो पढ़ चुके होंगे आप कि ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब कि यदि देखा जाए इसके तुलना में कार्बन कार्बन कार्बन, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, इसका रेडियस कम होगा, तो कुछ ऐसा होगा। क्लोरीन नीचे थोड़ा सा इसका बढ़ गया होगा, ब्रोमीन और नीचे इसका और बढ़ा होगा, आयोडीन और नीचे इसका और बढ़ा होगा। जैसे जिससे नीचे आ रहे हैं रेडियस बढ़ते जा रहा है, तो इसके बीच बंधन की लंबाई भी क्या होगी? बढ़ते जा रही होगी। अर्थात देखिए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? तो कार्बन आयोडीन, अर्थात हमारा ऑर्डर यही हो जाएगा। ठीक है ना? अरे यार क्या है इसमें, ऊपर से नीचे आ रहे हो, रेडियस बढ़ रहा है, अर्थात बंधन की लंबाई बढ़ रही है, ऐसे ही आ रहा है ना। तो इसका सबसे कम और नीचे वाले का सबसे ज्यादा वाला। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर आदेश ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हिंदी में बंधन वियोजन ऊर्जा, एक मूल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगा। तो फिर से वही बात, CF अकल, CCl बड़ी 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 और अब बोला जाए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बंधन को तोड़ने के लिए, तो क्या देख रहे हो आप, इस ऊपर छोटा, नीचे आए थोड़ा सा बड़ा, और नीचे आए और बड़ा, और नीचे आए और बड़ा, यही है ना जी। तो मेरे को बताओ आप, थोड़ा सा और बड़ा करो, कि बंधन की लंबाई यदि ज्यादा होगी तो आसानी से टूटेगा या मुश्किल से टूटेगा? लाइक एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, मैं बोलूं आपसे कि बाबू आप ये मार्कर तोड़ो, लो तोड़ दिया, सर का नुकसान करा दिया। लेकिन मैं बोलूं आपसे कि कैप तोड़ो, टूटेगा? तो लो तोड़ देंगे सर, लेकिन मुश्किल है ना, इसकी तुलना में तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे तोड़ना क्यों आसान हुआ? क्योंकि लंबा था, पकड़ लिया सर, यहाँ पे मोमेंट क्रिएट हुआ, टूट गया। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा सर नहीं हो रहा। अर्थात इन शॉर्ट, बचपन में कहानी में पढ़ी होगी, लंबा डंडा तुरंत तोड़ दिया, छोटा 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 करते गो, मुश्किल होता गया। तो बंधन की लंबाई ज्यादा होगी तो बंधन के बीच आकर्षण कमजोर होते हैं, और बंधन कमजोर हो जाता है, और कमजोर है तो जल्दी टूटेगा। तो जल्दी टूटेगा तो क्या ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? तो जल्दी टूटेगा तो कम देना पड़ेगा ना। तो सबसे कमजोर कौन दिख रहा है इसमें? तो सर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, अर्थात बेचारा कमजोर है। इस थोड़ा मजबूत और सबसे मजबूत ये हो गया, तो ये कमजोर है, तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए कम ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन ले लेगा? तो जो मजबूत है। तो ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का जस्ट वाइस वर्सा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन का। चलिए एक और देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ, ये काम की चीज है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर करना, फिर से वही CCl, CBr, Cl, इसका ऑर्डर करना है अपन को। तो देख, तो फर्स्टली समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता है क्या है। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग जनरली किससे सूचित करते हैं? तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, और म्यू बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, वेयर इज Q चार्ज है और D
डिस्टेंस बिटवीन एटम, यही है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान से समझना इस चीज को बच्चा, कि हम यदि लिखना चाहें कि Q को यहाँ पे कांस्टेंट मान लें या D को कांस्टेंट मानते हैं, यदि D को कांस्टेंट कर दिया जाए तो म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q। यही होगा ना कि सर D डिस्टेंस, यदि इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो ये कांस्टेंट, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q। अर्थात चार्ज चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही निकालोगे तो देखो, तो चार्ज किसमें ज्यादा है, जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा था। नेगेटिविटी किसका ज्यादा, तो नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो देखो, तो चार्ज सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो बोलोगे सर फ्लोरीन का नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, अर्थात इसका मोमेंट का मान क्या होगा, ज्यादा, अर्थात यही ऑर्डर करोगे। ऐसा ही होगा ना, होगा ना। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आ रहा होगा कि कोई बच्चा कंफ्यूज जरूर कर रहे हो कि बड़ा आप तेज मान रहे हो सर। यहाँ पे ये डी को तो कांस्टेंट कर दिया, हमारी मर्जी, हम क्यू को करेंगे, क्यू को नहीं कर सकते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। यदि क्यू को कांस्टेंट करते हैं तो बताइए, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी, अर्थात डिस्टेंस बढ़ेगा तो म्यू, लो हो गया। लो एक बार आप बोल रहे हो कि चार्ज बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, और डी बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, अर्थात डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस, रेडियस, अर्थात यदि ऑर्डर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा CI, फिर CBr, फिर CCl, और कम किसका जाएगा, CF का जाएगा। यही होगा ना। लोग कहोगे कि एक ब्लैक करते हैं और एक, ये ऑर्डर हो गया। आपके पास दो आ रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब बोला जाए कि दोनों में कौन सही है, क्या ये सही है, चार्ज का फैक्टर होगा या डिस्टेंस फैक्टर होगा, कौन होगा सर ये मोमेंट के केस में। तो मजे की बात ये है कि दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है। अब सही क्या होगा, तो सही पहले मैं लिख देता हूँ कि सही है हमारा कि सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, ये मोमेंट का ऑर्डर है। अब ये सही है, कैसे सही है, हम बोल दिए सही हो गया। तो इसका एनसीईआरटी भी कुछ बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो ध्यान से अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रखने में तो महारत हासिल है ही आप लोग को। तो देखिए क्या है कि ये जो मोमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो मोमेंट के केस में क्या हो रहा है कि ना तो कंप्लीटली चार्ज का फैक्टर काम कर रहा है और ना तो कंप्लीटली डिस्टेंस का फैक्टर काम कर रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है हमारा, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसा ही कुछ है ना। तो अगर चार्ज का फैक्टर काम करता तो ये सही होना था, डिस्टेंस का फैक्टर काम करता तो ये सही है। अब बात आ रही है कि दोनों में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे हुआ यूं है, जहां तक हमें लगता है कि इन्होंने इस केस में कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन, यही दोनों तो कंफ्यूजन है, ये दोनों तो बेचारा फिट ही है। तो जब मोमेंट की बात आती है तो मोमेंट में चार्ज एंड डिस्टेंस दोनों फैक्टर आपको दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग किसको प्रायोरिटी देते थे, चार्ज को देते थे। हमने बताया है आपको 11th में कि चार्ज और डिस्टेंस दोनों आवे तो वहां पे प्रायोरिटी किसको देनी है, चार्ज को देनी है। तो बात आएगी सर, तो बात तो खत्म कर रहे हो ना आप, चार्ज होता था ये सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही है ना। तो चार्ज का फैक्टर ही काम नहीं कर रहा है, करता तो ये सही।
तो यहाँ पे लगता है कि जब ऊपर से नीचे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ रहे हैं तो इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है और नीचे आ रहे हैं तो चार्ज हमारा क्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तब फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में डिस्टेंस वाला फैक्टर अप्लाई हो गया हमारा और चार्ज वाला फैक्टर अप्लाई नहीं हुआ। बाकी ब्रोमीन और आयोडीन के केस में चार्ज वाला फैक्टर अप्लाई हुआ और डिस्टेंस वाला फैक्टर अप्लाई नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ सर? तो इसीलिए नहीं हुआ कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो चार्ज था उसमें माइनर चेंजेस था, थोड़ा सा डिफरेंसेस थे। ऑर्डर देख लोगे आप, बुक में दिया हुआ है कि माइनर डिफरेंसेस था। लेकिन यदि इसका डिस्टेंस रेडियस देखा जाए तो उसमें मेजर डिस्टेंस था, वहां पे ज्यादा अंतर था। तो माइनर डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे चार्ज को प्रायोरिटी नहीं दिया गया और डिस्टेंस को क्या दिया गया, प्रायोरिटी दिया गया। तो चार्ज प्रायोरिटी नहीं रहेगा तो फ्लोरीन का कम जाएगा ना और क्लोरीन का बढ़ जाएगा। तो बोलोगे सर तो फिर तो ब्रोमीन आयोडीन का और ज्यादा होना चाहिए था। तो ये दोनों में फिर से चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे चार्ज प्रायोरिटी फैक्टर है और डिस्टेंस प्रायोरिटी फैक्टर नहीं है। इन दोनों में डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हुए जितना कि इसके चार्ज में डिफरेंसेस हो गए। अर्थात यहाँ पे क्यू फैक्टर है। फर्स्ट फ्लोरीन क्लोरीन में डिस्टेंस प्रायोरिटी रहा और सेकंड ब्रोमीन आयोडीन में क्यू प्रायोरिटी रहा। अर्थात क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बात हजम हुई? नहीं हुई? नहीं हुई रख लोगे, कुछ नहीं रखा है क्या इसमें, ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। सिंपल बोल रहे हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन के किस में डिस्टेंस वाला फैक्टर लगा और बाकी में चार्ज वाला फैक्टर। बाकी ध्यान से लेक्चर देखिए, एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाते चलोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो लेक्चर होगा 12th ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन वो आपको कंप्लीट हुए होंगे आज। और नेक्स्ट टाइम आज जो बेसिक हैलो अल्केन हैलो एरीन था वो हमने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, पहले हम लोग हैलो अल्केन का पूरा पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हैलो अल्केन का करेंगे, सॉरी हैलो एरीन का करेंगे। आज मिस्टेक तो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हैलो अल्केन का बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो अल्केन, कि हैलो अल्केन बनाने की विधि कैसे होती है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए गुड डे।